तो आज की क्लास में हम लोग क्वांटम मॉडल ऑफ एटम ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं। उस क्वांटम मॉडल ऑफ एटम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है डेल स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस भी साई इज इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसा इक्वेशन है जो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन अभी किस जगह पर सिचुएटेड है। इसको लिखने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था श्रोडिंगर, और इसीलिए इस वेव का जो इक्वेशन है उसको क्या कहते हैं, श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन कहते हैं। इसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे मास भी है और साई जो कि एक वेव का फंक्शन है। अगर किसी चीज में मास भी हो और वेव भी हो, इसका मतलब वो डुअल नेचर पोजेस करता है। तो ये जो इक्वेशन था इसमें डुअलिटी की बात हो रही है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों ही था। और सेकंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अभी से पहले के जितने भी मॉडल थे सब 2 डायमेंशनल मॉडल थे। ये पहला मॉडल ऐसा आया है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट यूज हुए, और तीनों कोऑर्डिनेट यूज होने का मतलब है कि वो जो है वो 3 डायमेंशनल मॉडल है, वो 2 डायमेंशनल मॉडल नहीं है। इसके हिसाब से साई इज अ वेव फंक्शन, साई स्क्वायर del square psi by dx square y square z square they all are the second derivative of psi with respect to x y and z, जो कि ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका कि x y और z ये तीनों क्या हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं जिस कोऑर्डिनेट पर ये डिपेंडेंट रहता है। आगे देखते हैं, जब हम श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें उससे क्या मिलता है, 3 नंबर प्राप्त हुए। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एज़िमुथल क्वांटम नंबर और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये तीनों क्वांटम नंबर हमें मिलता है एज अ रिजल्ट ऑफ सॉल्विंग द श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन, जो कि हैमिल्टन ऑपरेटर, हाइगन वैल्यू, हाइगन प्रिंसिपल, उसके आधार पर हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके इस जगह पर पहुंचते हैं। तो हमारे सीबीएसई या मेंस के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आईआईटी के सिलेबस में इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा बहुत कुछ हद तक जहां तक आप संभाल पाएंगे वहां तक है। साई स्क्वायर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ का। साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। इट इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, दैट इज इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। तो ये जो साई वर्ड हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, ये साई क्या है, ये साई जो यूज कर रहे हैं ये तो एक वेव फंक्शन है, इसका कोई अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसका स्क्वायर करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो जाता है। और द मोमेंट ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हुआ मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो हम लोग किससे डिनोट करते हैं, साई स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये साई जो है इससे क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। तो वो साई को जब हम लोग डिकोड कर रहे थे, जब हम लोग उसको सॉल्व कर रहे थे, तो वहां से एक नया वर्ड आया एटॉमिक ऑर्बिटल का। जिस जगह पर वो सिचुएटेड है इलेक्ट्रॉन, वो मैंने बताया कि वो क्या है, हवा है, वो धुआं है, वो क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड की तरह है, तो उसी को दर्शा रहा है। द रीजन और स्पेस 3 डायमेंशनल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। कितना, तो 90 to 95% चांस है उसके वहां पाए जाने का। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसका क्लाउड कैसा लगता है देखने में, तो ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल का क्लाउड है। उसमें भी खास करके ये किसका क्लाउड है, हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल का क्लाउड है, जो देखने में ऐसा है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है और चारों तरफ ये जो डॉट 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 दिखाई दे रहा है। ये स्पेक्ट्रोमीटर में जब आपने इसको देखा तो आपको दिखाई दिया कि ये जो क्लाउड जिसकी मैं बात कर रहा था वो इस तरह से पिक्चराइज होकर निकल कर आया है। दिस इज द क्लाउड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, उसमें भी खास करके हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल का। फिर हमने ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस देखा। 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों के बीच में। इट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, जो कि भोर ने हमें बताया कि भाई ये वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है। जबकि आप ऑर्बिटल की तरफ देखेंगे तो लिखा है ऑर्बिटल इज अ रीजन और 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। It represents a 2-dimensional movement of electron, whereas it represents the 3-dimensional movement of electron. All orbital are circular in nature, whereas orbitals are spherical, dumbbell shape, double dumbbell shape. इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि अलग अलग शेप्स के होते हैं। देन मोमेंटम और जो पोजीशन है, आप
ऑर्बिट का पता कर सकते हैं लेकिन ऑर्बिटल का पता नहीं कर सकते। यहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो रह सकते थे किसी ऑर्बिट में वो 2n² थे, वेयर यहां पे 2 ही रह सकते हैं। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता पर इसमें कुछ डायरेक्शन होता है। उसके बाद ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर क्या है, मैंने आपको बताया कि क्वांटम नंबर एड्रेस है किसी भी पर्टिकुलर किसका, इलेक्ट्रॉन का। किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस अगर आपको पता करना है तो उसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स चाहिए, जिसमें 3 कहां से मिलते हैं, 3 हमें मिलते हैं फ्रॉम श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से, और चौथा जो है जिसको स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं वो श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से नहीं आया है, वो एक प्रिंसिपल आया पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वहां के बाद आया, तो आगे चल के देखेंगे। पर क्वांटम नंबर क्या है, दिस सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स आर क्वांटम नंबर विच गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एड्रेस कहां रह रहा है, कितनी एनर्जी है, क्या शेप है, क्या ओरिएंटेशन है, कैसे घूम रहा है, इज नोन एज क्वांटम नंबर। सारा इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिल जाता है, क्वांटम नंबर से मिलता है। अब इस क्वांटम नंबर में जो पहला क्वांटम नंबर है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर को देने वाले जो साइंटिस्ट थे, इस क्वांटम नंबर को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है बोर। उनका नाम क्या है, बोर। दिस नंबर इज गिवन बाय बोर। इट डिटरमाइंस द एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल को डिटरमाइन करता है। और एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होगा, En इज इक्वल टू -1312 डिवाइडेड बाई n² किलो जूल पर मोल। याद है वो फॉर्मूला, हम लोग लिखे हुए हैं पहले। तो वो फॉर्मूला है जो कि बोर के द्वारा ही दिया गया था। और एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं उसकी संख्या किसके बराबर होती है, 2n² के बराबर होती है। तो ये 2 इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिलता है। उसी चीज को सॉल्व करके हमने n की वैल्यू 1 तो 2n² के फॉर्मूला में पुट किया, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट शेल में रह सकते वो कितने, 2 हैं। इसी तरह इसी को आपने बचपन में K शेल, L शेल, M शेल, N शेल के नाम से पढ़ा था। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की संख्या निकल के आ जाएगी। तो 2n² बाई 2 दैट इज इक्वल टू n²। तो यहां पर n² 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। इतना इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलता है। देन सेकेंड जो हमारा क्वांटम नंबर है दैट इज एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ये सोमरफ्लेट बोल के एक साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा दिया गया। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द सबसेल ऑफ एन एटम। तो अब सेल के अंदर क्या है, सबसेल्स हैं। उन सबसेल के बारे में हमें किससे पता चला, एज़ीमुथल क्वांटम से पता चला। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर से रेंज ऑफ एज़ीमुथल क्वांटम नंबर किसके बराबर होता है, 0 to n-1। अब L इज इक्वल टू 0। ये 4 आपको चीजें याद रखनी है, कौन कौन सी, जब जब L 0 होगा s ऑर्बिटल, जब जब L का वैल्यू 1 होगा p ऑर्बिटल, जब जब L का वैल्यू 2 होगा d ऑर्बिटल, और जब जब L का वैल्यू 3 होगा f ऑर्बिटल होता है। ये आपको याद रखना है। डन। और नंबर ऑफ सबसेल्स किसके बराबर, तो n के बराबर उसके सबसेल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट हमने बनाया जहां पे n इज इक्वल टू 1, चूंकि रेंज है 0 से n-1 तक तो ये 0 ही रह जाएगा। और अगर 0 है मतलब सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल होगा, इसीलिए 1s आया। जब हमने n इज इक्वल टू 2 लिया तो L का रेंज होता है 0 to n-1 यानी 2-1 यानी 0 to 1। 0 to 1 मतलब 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, इसलिए s ऑर्बिटल हुआ और p ऑर्बिटल हुआ, और 2s 2p तो 2 ऑर्बिटल आ गए। सिमिलरली जब n इज इक्वल टू 3 है तो 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा, तो 3s भी होगा, 3p भी होगा और 3d भी होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 3 हो गए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बोल रहा हूं, नंबर ऑफ सबसेल्स कितने हो गए, 3 हो गए। यानी यहां से मुझे पता लग रहा है कि जो n का वैल्यू है वही आपका सबसेल का भी वैल्यू है। n का वैल्यू 1 सबसेल 1, n का वैल्यू 2 सबसेल 2, n का वैल्यू 3 सबसेल 3। और 4 जब लेंगे तो वहां पे 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4f भी होगा और 4d भी होगा। डन। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक तो ये साइंटिस्ट जिसने इसका नाम दिया उसका नाम था लिंडे, अजीबोगरीब नाम। द रेंज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज -L से लेकर L तक। तो इसका रेंज क्या है, -L to L। अब 0 है तब तो 0 to 0 ही हो गया, लेकिन जैसे 1 होगा तो फिर 3 हो जाएंगे, -1, 0 एंड 1। तो ये इसका रेंज निकल के आता है। और ये हमें किस चीज का आइडिया देता है, तो ये हमें आइडिया देता है अबाउट दी ओरिएंटेशन एंड शेप
जबकि आप जब ड्रॉबैक लिख रहे थे भोर का तो उसमें आपने एक ड्रॉबैक ये भी लिखा है कि भोर ने हमें शेप, स्ट्रक्चर एंड ओरिएंटेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया था, जबकि श्रोडिंगर का जो क्वांटम मॉडल है ये हमें सारा चीज का आइडिया दे रहा है। अब इसकी हम जब टेबल बनाएंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि n इज इक्वल टू 1, तो L0 मतलब 1s, और m का रेंज होता है -L से L तक, तो 0 से लेकर 0 मतलब 0 ही हो गया, और ये एक ही ऑर्बिटल होगा। लेकिन जैसे ही आप n इज इक्वल टू 2 में गए तो L की दो वैल्यू थी, तो एक तो 2s एक 2p, 2s में एक ही रहेगा, लेकिन जैसे ही 2p आएगा L का वैल्यू चूंकि 1 है तो m का वैल्यू क्या होगा -1 to 1, -1 to 1 मतलब -1, 0 एंड 1, तो इसमें 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू है तो कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। एक वैल्यू था तो कितना ऑर्बिटल, m का वैल्यू हमें बताता है कि कितने ऑर्बिटल्स होने वाले हैं। अब अगर d में आप देखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या है 5, माने टोटल वैल्यूज कितनी निकल के आई 5, तो इसमें कितने ऑर्बिटल हैं 5 ऑर्बिटल। f में देखिए टोटल 7 वैल्यू निकल के आया, क्यों, क्योंकि जब l की वैल्यू क्या है 3 है, l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 to 3, -3 -2 -1 0 1 2 3, टोटल 7 वैल्यू। इसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल की कितना होगा 7 होगा। क्लियर, तो ये सारी बातें आप लोग देख चुके थे। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था पाउली। पाउली ने बोला कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। वो प्रिंसिपल अभी हम लोग पढ़ेंगे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उन्होंने कहा कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं भाई, एक ऐसा एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन का अगर आप एड्रेस देखिएगा तो क्या होगा n1 L0 m0, इलेक्ट्रॉन 2 पर दोनों का एड्रेस सेम। पाउली ने बोला किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम एड्रेस नहीं हो सकता। इसको ध्यान में रखते हुए एक चौथा क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि एड्रेस को क्या किया जाए, बदला जाए। और उसी एड्रेस को बदलने के लिए जो क्वांटम नंबर आया उसको क्या कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर कहां से आया, कहां ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर ऑर्बिट में तो घूम ही रहा है, मतलब स्फेरिकल जो भी उसका ऑर्बिटल है उसके अंदर तो घूम भी रहा है, प्लस वो अपने आप में भी ऐसे चक्कर काट रहा है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काट रहा है तो सपोज हम कह रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या है +½ है, तो अगर क्लॉकवाइज काटेगा तो उसका वैल्यू क्या ले रहे हैं -½ मुझे नहीं पता कि क्लॉकवाइज में हाफ लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में +½ लेते, एक कोई नहीं जानता है। किसी एक को अगर आपने प्लस लिया है तो दूसरे को क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा। दोनों का एड्रेस सेम नहीं हो सकता, एक को प्लस लिया तो दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा। तो अब सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स क्या होगा, 4 हो गया, 4 हुआ, और दोनों का सब कुछ भी अगर सेम है तो आखिरी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर एक ही ऑर्बिटल में है एक का स्पिन अगर +½ है तो दूसरे का स्पिन क्या होगा, -½ होगा। और इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे उसका नाम था गॉडस्मिथ, और जो मैग्नेटिक स्पिन निकालने का फॉर्मूला है दैट इज S ब्रैकेट S +1 h/2π, वेयर S इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी S इज द स्पिन, क्या स्पिन है, +½ स्पिन है या फिर -½ स्पिन है। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। अब वहां एक 2 शब्द आता है, एक आता है पैरामैग्नेटिक और एक आता है डायामैग्नेटिक। एक शब्द है पैरामैग्नेटिक और एक शब्द है डायामैग्नेटिक। व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर unpaired, when the electrons are unpaired in an orbital, it is called as paramagnetic in nature. It is called as paramagnetic in nature. ये पैरामैग्नेटिक नेचर है। और दूसरा सेकेंड जो है वो क्या है, अच्छा इसका उदाहरण देखिए, मान लीजिए ये आपका ऑर्बिटल है, ये आपका ऑर्बिटल है, इसके अंदर ऐसे
5 ऑर्बिटल्स हैं। अब मान लीजिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है और यहां एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा? तो चूंकि ये सब के सब क्या है, अनपेयर्ड है, हर एक घर में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। अच्छा, अभी भी ये क्या कहलाएगा, अभी ये 4 पैरामैग्नेटिक है, बाकी का एक क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। ये इलेक्ट्रॉन है और उसका स्पिन बता रहा है, ठीक है। अभी भी ये क्या है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। अभी भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है, अभी भी। अब ये कंप्लीटली क्या हो गया, अब ये डायमैग्नेटिक हो गया, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स अब क्या हो गए, पेयर्ड अप हो गए। और जहां कहीं भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाते हैं, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायमैग्नेटिक में। और जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहते तो वो क्या कहलाता है, पैरामैग्नेटिक। तो मैं इसे पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल में ही छोड़ देता हूं। दूसरा है डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक किसको बोलते हैं, व्हेन द electrons are paired up, when the electrons are paired up in all the orbitals, it is called as diamagnetic in nature। और डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है, इस तरह से मान लीजिए मैंने P का सबसेल बनाया है, और इस P के सबसेल में इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड अप हैं, तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। दिस इज पैरामैग्नेटिक। डन। डायमैग्नेटिक, ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। ऊपर वाला क्या है, पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, पैरामैग्नेटिक मींस फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, ऑल या फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो उसमें क्या नेचर आएगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। डन। बढ़े आगे, लिख लिए, चलिए हेडिंग डालिए, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, PAULI, पाउली एक्सक्लूजन, EXCLUSION, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली ने बोला, इसकी कहानी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। पाउली ने क्या बोला, पाउली ने कहा कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, 2 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। लिखिए, आफ्टर स्टडिंग द डिफरेंट क्वांटम नंबर्स एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, आफ्टर स्टडिंग द डिफरेंट क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, the next aim is to distribute the electron present in an atom. Next aim is to distribute the electron in an atom in a shell. Next aim is to distribute the electron in an atom in a shell, subshell and orbital. Shell, subshell and orbital. Pauli in the year 1920, Pauli in the year 1920, Pauli in the year 1927, Pauli in the year 1927 gave a very important principle known as Pauli exclusion principle.
Pauli exclusion principle. According to this principle, it states that no two electrons of an atom can have same value of all four quantum numbers. No two electrons in an atom can have the same value of all four quantum number. सारे किसी भी एटम में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके सारे चार के चार नंबर सेम नहीं हो सकते, किसी कीमत पे नहीं होंगे. मान लीजिए मैं कह रहा n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1, s इज इक्वल टू, एक का अगर प्लस हाफ है तो दूसरे के लिए जब आप n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1 लिखेंगे, s जो अगला जाएगा वो ऑलवेज का क्या वैल्यू होगा, -1/2 होगा. वो कभी भी सेम एड्रेस नहीं हो सकता. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है. लेकिन एक चीज जरूर है कि n, l और m वैल्यू दो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो सकता है, सेम हो सकता है. दो इलेक्ट्रॉन्स का आप वो दोनों वैल्यू क्या कर सकते हैं, सेम जरूर कर सकते हैं. दोनों ये तीनों वैल्यू क्या हो सकता है, देखिए यहां भी वही है और यहां भी वही है, पर s का वैल्यू दोनों में क्या है, अलग अलग है. हाँ, इसलिए ताकि चारों सेट ऑफ वोल्ट को, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, तो अगर ये चारों को मिलाकर देखा जाए तो दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन का एड्रेस आपको मिल गया. जबकि ये दोनों कहां प्रेजेंट है, एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, पर एक का स्पिन पॉजिटिव है और दूसरे का स्पिन नेगेटिव है. यानी एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. इसी वजह से इसका स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग है और दोनों का एड्रेस भी क्या है, अलग अलग है. क्लियर, डन. हेडिंग डालिए, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. shapes of atomic orbital. चलिए बनाते हैं. सबसे पहले लिखिए s ऑर्बिटल. s ऑर्बिटल हमेशा एक ही शेप में एग्जिस्ट करता है, दैट इज स्फेरिकल. दैट इज स्फेरिकल इन शेप. s ऑर्बिटल हमेशा कौन से शेप में एग्जिस्ट करता है, स्फेरिकल शेप. इट इज स्फेरिकल इन नेचर. s ऑर्बिटल इज, ये क्या है, स्फेरिकल shape of s orbital. spherical shape of s orbital. ये आपका s ऑर्बिटल है. बढ़े आगे. ये देख के सर्कल लग रहा है पर है स्फेयर, इसे लिख दिया क्योंकि ये देखिए सर्कल ही है. मैं 2D में कहां से 3D दिखा पाऊंगा, तो है तो ये स्फेयर, मैंने देख के सर्कल लग रहा है पर है क्या, स्फेयर है. बढ़ते हैं आगे. सेकेंड है p ऑर्बिटल. सेकेंड कैसा है, p ऑर्बिटल है. p ऑर्बिटल का जो शेप है, p ऑर्बिटल का जो शेप है वो है डम्बल्ड शेप. कैसा है, डम्बल्ड शेप. अब आप देखिए p ऑर्बिटल की जब हम बात कर रहे थे तो थोड़ा सा इसको कोरिलेट करते हैं पीछे वाले उसके साथ. तो l का वैल्यू क्या था p के लिए, 1, और m का वैल्यू फिर क्या आ गया था, -1, 0 एंड 1.
यानी m की 3 वैल्यू आ रही है। ध्यान से देखिए, इसका जो शेप होता है ना वो कैसा होता है, वो होता है डम्बल्ड शेप, सिंगल डम्बल्ड शेप। ये किसका शेप है, ये p ऑर्बिटल का शेप है। ये किसका शेप है, p ऑर्बिटल का। उसमें ये जो मैंने बनाया है ये खास करके px का शेप है। फिर चलते हैं दूसरी फोटो की ओर। दूसरी फोटो की ओर ये जो सेकेंड शेप बना रहा हूं ये किसके लिए, ये py है। ये क्या है, क्या, ये जो ऊपर ये जो ऐसा एक्सिस बना रहे हैं, अबे एक्सिस तो दिखाने के लिए कि ये py है। और तीसरा है जिसको हम लोग ये क्या है, ये pz है। ये क्या है, ये pz है। ये तीसरा, ये क्या है, pz है। अब कोई दुनिया का आदमी ये नहीं बता सकता है कि किसका m का वैल्यू +1 होगा, किसका m का वैल्यू 0 होगा और किसका m का वैल्यू -1 होगा। ये कोई बता नहीं सकता। पर रैंडमली किसी एक को आप +1 मानिएगा तो किसी एक को 0 मानिएगा और किसी एक को -1 मानिएगा। पर कोई ये नहीं कह सकता है कि आपका यही वाला 1 होगा। मेरा मन में इसको 0 दे दूं, इसको 1 दे दूं, इसको -1 दे दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर किसी एक को अगर 1 दिए हैं तो फिर दूसरे को क्या देना पड़ेगा, फिर तीसरे को क्या देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। डन। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए एक यहां है तो दूसरा कहां होगा, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक मान लीजिए यहां पर है तो दूसरा कहां होगा, यहां पर होगा। एक मान लीजिए यहां पर है तो दूसरा कहां पर होगा, यहां पर होगा। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली दोनों नेगेटिव चार्ज है तो आपस में एक दूसरे से दूरी में मेंटेन रहेगा, इसलिए मैंने एकदम अपोजिट एंड पर रखा है, एकदम इस तरफ और एकदम उस तरफ। और जहां पर ये नॉड बन रहा है, ये जो पॉइंट बना है ना बीच में, इसको नॉड बोलते हैं। ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको नॉड बोलते हैं। नॉड, ये जो नॉड है व्हाइट कलर से जो बनाया है इसको क्या कह रहे हैं, नॉड कह रहे हैं। ये नॉड एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है। नॉड इज द प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। क्यों, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब वहां कौन, मैं नहीं तो कौन बे, अरे मैं नहीं तो कौन में, मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं तो कौन, पॉजिटिव चीज है, वहां पर न्यूक्लियस होगा। जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है मतलब वहां कौन होगा, न्यूक्लियस होगा। तो ये नोड है, दिस व्हाइट पॉइंट इज कॉल्ड एज नोड। जहां पर इलेक्ट्रॉन, नोड की डेफिनेशन क्या होगी, द प्लेस वेयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड एज नोड, इज कॉल्ड एज नोड। तो आपके मन में एक डाउट आएगा, सर इसमें भी नोड होता है क्या, एस ऑर्बिटल में भी नोड होता है। 1s में नोड नहीं होता, नोड पहली बार स्टार्ट होता है 2s से, तो पढ़ेंगे उसके बारे में। 1s में कोई भी नोड नहीं है, यानी 1s में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देगा, और सब जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, 1s ऑर्बिटल में। आगे बढ़ें, चलें डी ऑर्बिटल में, चला जाए, लास्ट है डी ऑर्बिटल। अब ये जो हमारा डी ऑर्बिटल है इसके लिए एक बार आप चेक करिएगा, इसके लिए एक बार आप चेक करिएगा, तो L का वैल्यू कितना आया था, 2, तो M का वैल्यू कितना आ गया था, -2, -1, 0, 1 एंड 2। यानी इसके कितने ऑर्बिटल होने वाले हैं, 5 ऑर्बिटल। तो इसके लिए कितना डायग्राम बनाना है, 5 डायग्राम। मैं कोशिश करता हूं इसी पेज पर 5 डायग्राम बना दूं, ठीक है।
पहले एक्सिस बनाकर चेक कर लेना है कि पांचों इस पर हटा पाएंगे कि नहीं। मेरे ख्याल से लग रहा है कि अट तो जाएगा। चलिए अब पहला देखिए, पहला है, मन में आपके लग रहा होगा कि रंगोली बना रहा है, लगाइए क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये डबल डम्बल्ड शेप का दिख भी रहा होगा, 2 बार डंबल बनाए हैं, ये डबल डम्बल्ड शेप का है। ठीक है, अलग है ना। ये है डी एक्स वाई, इस क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, और इन दोनों के बीच में डंबल पड़ा रहा है, तो इसका नाम क्या है, डी एक्स वाई है। अगला चलें, अगला चलें, ये ऊपर वाला लिया है कि नीचे वाला, ये अब ये दूसरा है ना। अब देखिए, मेरे पास दो ऑप्शन था, मेरे पास दो ऑप्शन था कि मैं एक्स वाई यूज किया हूं, तो अगला जो एक्सिस का नाम है ना वो है डी वाई जेड। तो अब मैं वाई और जेड में बनाता, पर जेड में बनाता तो आपको दिखता नहीं, वो क्योंकि एक्सिस के बाहर है। तो मैंने क्या किया, एक्सिस को ही रोटेट कर दिया है, और अब ये वाले को क्या मान रहे हैं, वाई एक्सिस मान रहे हैं, और ये वाले को क्या मान रहे हैं, जेड एक्सिस मान रहे हैं। हम एक्सिस चेंज कर लिए तो उससे मेरा काम बन जाएगा, और इससे आपका ये जो बन गया वो कैसा है, दिस इज डी वाई जेड। अगला, अगला जो तीसरा है दैट इज थोड़ा रंगोली टाइप का फील आता है इसको देख के। जो तीसरा बनेगा वो कैसा बनता है, ये ऐसा बनता है, और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, दिस इज दी डी एक्स जेड। एक एक्सिस एक्स है और अगला एक्सिस जेड है, तो ये तीन तो ऐसे हो गए, डन। अब आगे बढ़े, अब आया अगला, अब आया अगला, अब अगला है, नीचे वाला थोड़ा छोटा हो गया क्या, अब बराबर है, और हाँ इस बार अब सेम नहीं लगेगा। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ज्यादा टेंशन मत लो, नहीं तो भुचकुन को बोल देंगे 2 कप चाय लाने के लिए। ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। भुटकुन है, ए भुटकुन 2 कप चाय लाओ, है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में खास डिफरेंस है, इसका काम हम केमिकल बॉन्डिंग, हेलो, इसका काम हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में लेंगे उस दिन जिस दिन पढ़ा रहे रहेंगे, और दोबारा इसी का काम हम लेंगे क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। 2 बार इसका काम आएगा, एक बार अभी केमिकल बॉन्डिंग में और एक बार अगले साल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। दोनों ही जगह ये फोटो याद रखिएगा कि बहुत अच्छा डिजाइन में बनाए थे सर आप, इसको याद रखना है। क्या याद रखना है,
dxy dyz और dxz जो है ये बिटवीन दी एक्सियल लाइंस है, वेयर एज दी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये ऑन दी एक्सियल लाइन है। ये चीज दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये बिटवीन दी एक्सियल लाइन है, ये ऑन दी एक्सियल लाइन है। और एक्सियल लाइन इस बार कौन कौन सा है? एक्स और वाई। और जो आखिरी है वो डी जेड स्क्वायर है। क्या है? डी जेड स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर का डायग्राम जो है ना बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, 3 डायमेंशनल डायग्राम है। चलिए तो बढ़िया बात, इसमें दूसरा रंग भरना होगा ना। ये आपका dx स्क्वायर माइनस ये जो बना हुआ है ये क्या है? dz स्क्वायर है। और dz स्क्वायर भी कैसा होता है? एक्सियल होता है। यहां पे ये कौन सा एक्सिस है? z एक्सिस है। ये 5, हाँ वो रिंग भी है उसके साथ। इसका शेप है भाई, मेरे को क्या पूछा, ऐसा देखने को मिला स्पेक्ट्रोमेट्री में, हम लोग खाली उसको बनाए हैं, मेरा इसमें अपना पर्सनल कोई योगदान नहीं है। ठीक है, बना लिए। एक काम करते हैं, एक मिनट ये 1 TB है, देखें। ये देखो मैंने अभी यही बनाने की कोशिश की है, ये अभी बनाया है ना, ये यही बनाया है अभी। ने कोशिश तो यही की है बनाने का, बाकी बना क्या है वो तो हम भी नहीं जानते हैं, पर कोशिश यही की है बनाने का। इसमें क्या है ना, इसने पूरा एक्सिस को ध्यान में रखते हुए दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? ये विथ एक्सिस है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये है d ऑर्बिटल इन 3D, और मेरा वाला था तो 2D डायग्राम था, ये 3D डायग्राम है। यहां पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं, ये वाला कौन सा है? दिस इज डी जेड स्क्वायर, जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ये कौन सा होगा? ये होगा डी एक्स जेड होगा। ये वाला कौन सा होगा? ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर वही वाला है ना? हाँ, एक्स और वाई को यूज किया है, जेड छोड़ दिया है। और ये सब बिटवीन दी एक्सिस है, ऑन दी एक्सियल लाइन तो सिर्फ यही दोनों दिख रहे हैं ना, बाकी तो कोई एक्सियल लाइन पे नहीं है। ये एक्स वाई नहीं, सॉरी, ये है, सॉरी, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या होगा? डी एक्स जेड होगा, और ये क्या होगा? डी वाई जेड होगा। ठीक है, तो ये आपका एक्स जेड जोड़ देगा, हो गया। एक को हटा देते हैं। देखिए यहां पे किस किस एक्सिस के बीच में है? ये एक्स वाई है, ये एक्स और वाई है, ये वाला एक्स वाई है, ये वाला कौन सा है? एक्स वाई है। दिस इज डी एक्स वाई, डी एक्स वाई हो गया, डी एक्स जेड हो गया। तो ये क्या होगा? डी वाई जेड होगा। एक्स खाली है, ये क्या होगा? डी वाई जेड होगा। तो ये एक्चुअल में 3 डायमेंशनल डायग्राम है, पर ऐसा तो हम बोर्ड में नहीं बना पाते, तो हमने जो बनाया है उससे एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि वो में हम लोग के लिए बनाना संभव नहीं है। पर ये वाला ये बनाना, ये बना सकते हैं, ये हम नहीं बना सकते, पर वो वाला बना देंगे। एटलीस्ट मेरे हिसाब से कुछ तो बन जाएगा वहां पे। अरे वाह भैया, तुम तो दिल खुश कर दिया यार। हाँ, कलर पसंद आ रहा है, चलिए ठीक है, मेरे को दिखता नहीं, गंगा आप ही लोग देखिए। डन, पूरा रंगोली रंग है नहीं? तो ये 5 जो आपके अच्छा, ऐसे ही एफ ऑर्बिटल होगा तो उसके 7 होंगे, 7 होंगे, पर हम लोग को वो नहीं पढ़ना है, पर होते उसके भी हैं, उसका भी 7 है। मैं कोशिश करता हूं कि एटलीस्ट आपको दिखा जरूर दूं
कि एटलीस्ट कभी जीवन में अगर वैसा कुछ एनकाउंटर हो गया तो आप ये नहीं बोलेंगे कि नहीं है एफ ऑर्बिटल HD। ये देख रहे हैं? मैं ऐसा चाह रहा हूं जिसमें सभी आ जाए। चलिए ये वाला उठा लेता हूं। एक बार देखते हैं कौन सा फाइल काम का आया। भुचकून देखो, भुटकून देखो कुछ आया काम का कि नहीं। ये तो बेकार वाला आ गया। और कोई आया है? देखिए ये है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से आया ही नहीं। ये है क्या? चलिए फाइनली कुछ तो आया। अब ये एक ही डायग्राम में सारा ही ऑर्बिटल का डायग्राम उसमें दिया हुआ है। ठीक है, देखिए देखिए यहां पे ये जो पर्टिकुलर ऑर्बिटल है ये एस ऑर्बिटल, पी में 1 2 3, फिर डी में 1 2 3 4 5, तो ये डी ऑर्बिटल, और लास्ट में कौन सा है? एफ ऑर्बिटल। पर एफ ऑर्बिटल का डायग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इवन वी कैन नॉट ड्रॉ, क्योंकि सारा का सारा ही 3D है, इसमें 2 डायमेंशन यूज ही नहीं हुआ है। तो ये हम लोग के लिए बनाना बहुत कठिन होता है, इसलिए इसको तो ड्रॉ भी नहीं करते हैं। और आपके बुक में भी नहीं दिया, ऐसा नहीं कि मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, आपके बुक में भी नहीं है, पर देख लीजिए कि इसका साथ होता है। इसीलिए जब आपको ध्यान करिए, जब आप एफ की बात किए थे, यानी एफ की जब आप बात कर रहे थे, तो एफ के लिए एल का वैल्यू कितना था? 3 था। तो एम का क्या क्या वैल्यू आया था? -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, टोटल 7 वैल्यू है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो ये 7 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ 7 डिफरेंट शेप्स ऑफ एफ ऑर्बिटल। पर एफ ऑर्बिटल हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग को छूना भी नहीं है, कि इसके बारे में कुछ सोचना भी नहीं है। डन? यहां तक कोई डाउट? हेडिंग डालिए फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम, जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। हाँ, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।